हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसका एलिमेंट 5 है, जिसमें हम लोग मेजरिंग, ऑडिट एंड रिव्यू के बारे में जानेंगे। तो ये है एलिमेंट 5। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एलिमेंट 5 के ऊपर वीडियो आपका मिसिंग है, एलिमेंट 5 पे वीडियो बनाइए। तो मुझे समय मिला है और मैं एलिमेंट 5 पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो इसमें हम लोग सबसे जो पहला है वो है एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इसमें IGC 1 एलिमेंट 5.1 ये पुराना सिलेबस है, लेकिन ये कंटेंट जो है सभी में मिलेगा। एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्टिव एंड रिएक्टिव, जैसा कि आप वर्ड से क्लियर हो रहा है। एक्टिव दैट मीन्स आप पहले से एक्टिव हो किसी चीज़ के बारे में, आप पहले से उसके बारे में सोच रहे हो। और रिएक्टिव मतलब क्या कि आप कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि एक्शन हो चुका है, अब आपको रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव एंड रिएक्टिव में। तो एक्टिव में क्या होता है कि इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर करेक्ट एंड बीइंग मेड बिफोर एक्सीडेंट ETC आर कॉज्ड, यानी कि बिफोर एक्सीडेंट होने के पहले अगर कोई मॉनिटरिंग करते हैं उसको हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं, और आफ्टर एक्सीडेंट अगर किसी तरह का मॉनिटरिंग होता है उसको हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं, यानी कि यूजिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ डेटा टू हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न और मेजर प्रोग्रेस और मेजर फेलियर। यानी कि एक्टिव में क्या होता है, हम लोग मेजर जो भी मेजर है वो प्रोग्रेस में है। और रिएक्टिव मॉनिटरिंग कब करते हैं, जब हमारा कोई मेजर जो है, कंट्रोल मेजर जो है फेल हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, ये फेल होने के बाद ये है हमारा रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा, यानी कि वो कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड दो ही हो सकता है। यानी कि अगर हम इसमें मॉनिटरिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो दो, या तो कन्फॉर्मेंस होगा, यानी कि जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग पूरी तरह से अप्लाई किए हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। और नॉन कन्फॉर्मेंस का मतलब हुआ यानी कि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉन कन्फॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे सिचुएशन मेट नहीं हो रहा है। और कन्फॉर्मेंस का मतलब हुआ जो वर्क प्लेस का सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू हमारा सेफ्टी रूल के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो दिस इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी कि हमारा जो रिस्क असेसमेंट का क्वालिटी और जो नंबर है वो मेट हो रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू शेड्यूल, यानी कि जो हमने शेड्यूल किया है तो अगर मेट हुआ यानी कन्फॉर्मेंस हुआ, नहीं मेट हुआ तो नॉन कन्फॉर्मेंस हुआ। कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग टू शेड्यूल, यानी कि जो हमारा मीटिंग जो है वो शेड्यूल किया गया है उसके अनुसार अगर पूरी तरह से मेट हो रहा है, मीटिंग हो रहा है और हमारा जो शेड्यूल पूरा है, यानी ये कन्फॉर्मेंस है, या नहीं पूरा हो रहा है यानी कि नॉन कन्फॉर्मेंस है। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू शेड्यूल, यानी कि वर्क प्लेस को इंस्पेक्शन करने के लिए एक शेड्यूल बना जाता है पहले से ही, जिसमें होता क्या है कि हम लोग वीकली या मंथली डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेड का क्या है कि इंस्पेक्शन का एक शेड्यूल बनाते हैं कि आपको इस वीक से इंस्पेक्शन करना है, इस एम्प्लॉय को इस वीक करना है, साइट इंजीनियर को इस वीक करना है। तो उसके अनुसार एक शेड्यूल हम फिक्स करते हैं और उस फिक्स के अनुसार अगर इंस्पेक्शन होता है यानी कन्फॉर्मेंस है, और नहीं होता है तो नॉन कन्फॉर्मेंस है। तो इस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मेजर कर सकते हैं कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस में। और सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन, जो सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन है वो कैसे होता है, तो सिस्टमेटिक जो इंस्पेक्शन है उसमें एक तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि प्लांट को घूम के देखते हैं। और प्लांट में क्या क्या देखते हैं, तो प्लांट में मशीनरी, व्हीकल्स, वर्क प्लेस, ये इन्वायरमेंट, ये तीनों को क्या करते हैं, ये चारों को देखते हैं कि कैसा है प्लांट में। प्रीमाइसेस यानी कि सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन में 4P आता है, P जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लांट, प्रीमाइसेस, पीपुल एंड प्रोसीजर। ये चारों चीज़ को, चारों ये पॉइंट्स को चेक किया जाता है
कि सेफ्टी इंस्पेक्शन में कि ये कन्फॉर्मेंस है कि नहीं, सॉरी, ये चारों चीज़ को चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेफ्टी रूल्स है उसके अनुसार है कि नहीं। यानी कि प्लांट में क्या चेक करते हैं, मशीनरी, व्हीकल्स, प्रीमाइसेस में वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, पीपुल, यानी कि वर्किंग मेथड कैसा है उनका, बिहेवियर कैसा है। और ये कैसे जानते हैं, इंटरव्यू जब करते हैं, किसी से बात करते हैं तो मालूम चलता है कि वहाँ का वर्किंग मेथड क्या है, बिहेवियर कैसा है। और एग्जामिनेशन, प्रोसीजर को एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है या नहीं, हो रहा है कि नहीं, मेथड स्टेटमेंट है कि नहीं, और कोई हाई रिस्क एक्टिविटी करने से पहले परमिट टू वर्क का सिस्टम है कि नहीं। तो इंस्पेक्शन जो है आप याद रखेंगे 4P, उसमें चेक करते हैं प्लांट, प्रीमाइसेस, पीपुल एंड प्रोसीजर। और इसमें जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो प्लांट और प्रीमाइसेस करते हैं, इंटरव्यू पीपुल का करते हैं, और एग्जामिनेशन प्रोसीजर का करते हैं। अब जानते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग, टूर एंड सर्वे। दिस इज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें कि सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होता है और सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी सर्वे, सेफ्टी टूर में ये डिफरेंस क्या है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग सभी जो है सेफ्टी और सब में कुछ अलग अलग वर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना नए लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब क्या। तो ये क्या है कि एक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, प्लांट, मशीनरी, प्री यूज चेक। यानी कि इसमें क्या है कि हम लोग वर्क प्लेस का एग्जामिनेशन करते हैं और स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट क्या है उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और ये सब प्री चेक करते हैं। और सेफ्टी सैम्पलिंग क्या है कि ये जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लायंस लेस टाइम कम। ये हमारा कोई जो है हेड डिपार्टमेंट या कोई आके वहाँ पे चेक करता है। जैसे कि हमने अगर फायर एक्सटिंग्विशर को लेते हैं तो कोई सभी पूरे को चेक नहीं करेगा। अगर 10 फायर एक्सटिंग्विशर अगर वर्क प्लेस पे है तो उसमें एक को चेक करेगा, अगर वो सही है तो वो मान लेगा कि बाकी सभी सही है। तो सेफ्टी सैम्पलिंग में क्या है कि हम पूरे पोर्शन को ना चेक करके कोई खास पोर्शन को चेक करते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि पूरा का पूरा वर्क प्लेस जो है सही होगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी सैम्पलिंग। और ये लेस कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हम लोग किसी भी रैंडम तरीके से किसी एक इक्विपमेंट को चेक करते हैं। सेफ्टी सर्वे क्या होता है, तो डिटेल्स एग्जामिनेशन ऑफ वन इशू टॉपिक। जैसे कि सेफ्टी सर्वे करते हैं, जैसे फायर का करना है तो पूरे प्लांट को घूम के और एक फायर का सेफ्टी सर्वे करेंगे कि फायर का कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन क्या है पूरे वर्क प्लेस पे। इस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सेफ्टी सर्वे किया जाता है इन द वर्क प्लेस। और सेफ्टी टूर क्या है कि इसमें जो है हाई प्रोफाइल यानी कि जो कंपनी के हेड हैं वो लोग जो सभी मिलके हाई प्रोफाइल इंस्पेक्शन बाय मैनेजर्स, ये लोग एक बार टूर करते हैं। मैंने पूरे, जैसा कि टूर से आप पता चल रहा है कि वो एक कंपनी को जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे प्लांट का, तो ये क्या, इसको सेफ्टी टूर नाम दिया गया है। और कैन बी यूज टू ऑब्जर्व बिहेवियर टू, और इसको बिहेवियर भी चेक करने के लिए किया जा सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी सर्वे, सेफ्टी टूल्स। इंस्पेक्शन मतलब क्या, एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। सैम्पलिंग मतलब क्या, कोई पार्टिकुलर सभी इक्विपमेंट को ना चेक करके कोई पार्टिकुलर इक्विपमेंट चेक करें। तो इस तरह से सेफ्टी सर्वे मतलब क्या कि एक ही इशू पे पूरे प्लांट का चेक किया जाए। और सेफ्टी टूर का मतलब क्या, यानी कि हमारे जो जो हाई प्रोफाइल जो चेक होता है यानी कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एक पूरे प्लांट का विजिट करके और पता करना कि क्या सेफ है क्या अनसेफ है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल फोर। अदर स्टैंडर्ड्स में जानते हैं हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हेल्थ मतलब हेल्थ और सर्विलेंस मतलब यानी कि उसको देखना है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ सर्विलेंस कहाँ करते हैं, ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है कंपनियों में कि आपको हेल्थ सर्विलेंस करना है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि 2 तरह का हजार्ड होता है, हेल्थ हजार्ड और सेफ्टी हजार्ड। तो हेल्थ हजार्ड जो है, अगर आपको कोई बीमारी हो गया डस्ट से तो पता नहीं चलता है, जल्दी पता नहीं चलता है, इसका सिम्टम आने में काफ़ी समय लग जाता है। या साउंड से चलते आपको अगर कुछ डेफनेस का प्रॉब्लम है, ईयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस तरह का पता नहीं चलता जल्दी। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म मतलब क्रोनिक डिजीज है जो कि लंबे समय के बाद पता चलता है, सिम्टम इसका पता चलता है। तो हेल्थ सर्विलेंस सबको करनी, हर कंपनी में जहाँ भी उस तरह का
ज़्यादा साउंड है, ज़्यादा डस्ट है, तो वहाँ पे हेल्थ सर्विलेंस एवरी 6 मंथ पे किया जाता है। तो हेल्थ सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग वर्क हेल्थ, ए प्रोएक्टिव मेजर। ये क्या है? प्रोएक्टिव मेजर है, यानी कि कुछ पहले ही मेजर करते हैं कि क्या हेल्थ में क्या चेंज आ रहा है हमारे वर्कर्स का, और सोज इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, और ये पता करता है कि जैसे हमने डस्ट पे कंट्रोल किया या साउंड पे कंट्रोल किया, फिर भी लोगों का जो ये सुनने की जो क्षमता है, यानी कैपेसिटी ऑफ हियरिंग जो है, थ्रेस होल्ड ऑफ हियरिंग जिसको बोलते हैं, वो शिफ्ट हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल मेजर्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो जिससे कि हेल्थ सर्विलियंस किया जाता है, जिससे कि हम लोग पहले ही मालूम हो सके। और बेंच मार्किंग क्या होता है? तो बेंच मार्किंग जो है एक तरह का कंपेरिजन होता है। जैसे हमने एक हमारे ही सेक्टर में, सपोज हम अगर स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं, तो हम अपने अपने ही सेक्टर में कोई अच्छे स्टील प्लांट को, जिसमें बहुत ही कम एक्सीडेंट होता है, वहाँ एलटीआई फ्रीक्वेंसी रेट बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग एक क्या करते हैं, एज ए बेंच मार्क मान के हमको उसको चेस करते हैं, मतलब उससे कंपेयर करते हैं अपने आप को, वहाँ पे कौन सा प्रोसीजर है, हमारे यहाँ कौन सा प्रोसीजर है, क्या क्यों उनका जो है ज़्यादा एलटीआई फ्रीक्वेंसी रेट बहुत कम है और क्यों हमारा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बेंच मार्क करके और उस पे काम करते हैं, फिर उनको कॉपी करके अपने अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंच मार्किंग एंड कैन कंपेयर बिटवीन सेक्टर्स। और या तो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में भी कंपेयर हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको आप कंपेयर कर सकते हो। दिस कंपेयरिंग, दैट मीन्स कंपेयरिंग बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बेंच मार्किंग। एंड वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, तो जब भी वर्कप्लेस इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या क्या उसमें फैक्टर कंसीडर, फैक्टर्स टू कंसीडर: टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर। जब भी हम वर्कप्लेस करते हैं तो ये सभी ध्यान देना पड़ता है। यानी कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर करेंगे? टाइप ऑफ इंस्पेक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि ये वीकली है, मंथली है, डेली है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, और एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, और कंपिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, जो आदमी इंस्पेक्ट कर रहा है अगर उसके पास नॉलेज कम हो तो अच्छे से उसको मालूम, ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर पाएगा, इंटरव्यू सही से नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और यूज ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है मिस हो जाता है इंस्पेक्शन करने के टाइम में, तो उसको रिमाइंड करने के लिए चेकलिस्ट यूज करते हैं। एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम फाउंड, साथ में ट्रेनिंग फॉर इंस्पेक्टर। अब आइए जानते हैं यूज ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो चेकलिस्ट यूज आप देखोगे वर्क प्लेस पे, ये चेकलिस्ट वाइडली यूज होता है, क्योंकि सभी आदमी को हर एक पॉइंट याद नहीं रहता है कि कौन कौन सा पॉइंट चेक करना है। चेकलिस्ट में क्या है, ऑल पॉइंट्स को वहाँ पे कवर किया जाता है कि आपको ये चेक करना है, तो लैप्स ऑफ माइंड का चांस थोड़ा कम रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज यही है कि इंश्योर्स ऑल पॉइंट कवर्ड, कंसिस्टेंट अप्रोच होता है, और फॉर्म ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, साथ में एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है कि हाँ हमने इस पॉइंट को चेक कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी चीज़ होता है कि बियॉन्ड चेकलिस्ट के बियॉन्ड भी चेक करना होता है, जो कि आदमी सोचता है कि चेकलिस्ट पूरा चेक कर दिया तो यानी कि ऑल थिंग्स कवर हो गया, लेकिन कभी कभी उसके बियॉन्ड भी काम करना पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो मे इग्नोर आइटम्स नॉट ऑन द चेकलिस्ट, यानी वही मैं बताया कि जो चीज़ चेकलिस्ट से बाहर है कभी कभी उसको भी चेक करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आदमी सोचता क्या है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द चेकलिस्ट हैव बीन चेक्ड एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अदर, सो दैट पर्सन ignore that things. So this is the may ignore items not on the checklist. So this is the disadvantage. अब वर्कप्लेस जो इंस्पेक्शन करते हैं उसमें किस किस टॉपिक्स का इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि आप देखोगे जब भी आप इंस्पेक्शन करते हो तो लगभग हर एक चीज़ का, जितने भी वहाँ पे हजार्ड्स वगैरह हैं, अब मैं बता ही दिया, आप 4P चेक करते हो, प्लांट, प्रीमाइसेस और प्रोसीजर, ये सभी जो है आप वहाँ पे चेक करते हो। तो टिपिकल टॉपिक्स इसमें क्या क्या कवर होते हैं, तो फायर सेफ्टी, हाउस कीपिंग, इन्वायरमेंटल इशू,
ट्रैफिक रूट्स, केमिकल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वेलफेयर फैसिलिटी, ये सभी पॉइंट जो है चेक किया जाता है वर्क प्लेस इंस्पेक्शन में। और भी इसमें बहुत सारा इंक्लूड रहता है, लेकिन मेजर टॉपिक्स यही रहते हैं। अब जब आप ये करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, तो इंस्पेक्शन मस्ट फॉलो थ्रू इनटू एक्शन, यानी कि जैसे कि आपको एक्शन क्या रिक्वायर्ड है, आपने ये किया, रिपेयर डैमेज, फायर एक्सटिंग्विशर, ब्रैकेट, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वहाँ का, मेंटेनेंस टेक्नीशियन। तो ये कब तक कंप्लीट करना है, तो इस तरह का एक डेट। तो ये हमारा जो इंस्पेक्शन करते हैं इस तरह का एक फॉर्मेट रहता है, जिसमें हम इंस्पेक्शन करने के साथ में उस एरिया का रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखते हैं और ये कब तक हो जाना चाहिए उसमें लिखते हैं, जिससे कि उस डेट के अंदर वो आदमी उस जो एक्शन रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट कर सके। और जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि जैसे कि आप IGC थ्री में देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होती है, यानी कि सेफ्टी आप जो भी ऑब्जर्वेशन किया तो क्या वहाँ पे करना चाहिए। एक रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो रिपोर्ट राइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग का जो तरीका होता है उसका स्टाइल जो है फॉर्मल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम जार्गन और स्लैंग, और फैक्चुअल, परसुएसिव, क्लियर, कॉन्साइज, यानी कि बहुत ही सिंपल वर्ड में आप लिखें, किसी तरह का उसमें जार्गन वर्ड यूज़ ना करें, कोई उसमें मतलब कि जो टू द पॉइंट आप लिखें। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो पहले एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी। इसमें आप जब IGC थ्री का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये फुल्ली इसके बारे में डिटेल्स रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्टकट समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है। और कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, एविडेंस ऑफ फाइंडिंग। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होना चाहिए, यानी कि मेन फाइंडिंग में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और एविडेंस ऑफ फाइंडिंग होना चाहिए। जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन है, आप ये सब देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए, तो मोरल, लीगल, इकोनॉमिकल आर्गूमेंट पे होना चाहिए। और एक्शन प्लान जो है इस तरह का होना, जैसे कि आपने अगर रिकमेंडेशन किया कि इस चीज़ के बारे में, जैसे टाइडी द ऑफिस, आपको ऑफिस क्लीन करना है, प्रायोरिटी क्या है, मीडियम, कितना समय में होना चाहिए, 1 वीक, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ऑफिस सुपरवाइजर। तो दिस इज द, ये क्या है, ये एक्शन प्लान है। आपने इसमें सब कुछ कह दिया कि आपने क्या करना है, ये इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है, टाइम स्केल क्या है, विदिन 1 वीक करना है, 1 मंथ करना है, 1 डे करना है, 1 आवर करना है, और कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आप यहाँ पे। अब आइए जानते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग मतलब कि समथिंग हैज हैपेंड एंड उसके बाद हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसको रिएक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो डीलिंग विथ थिंग दैट वेंट रॉन्ग, यानी कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट एंड सिचुएशंस। जैसे ये जो है ये सभी क्या है, एक्सीडेंट हो गया, यानी कि क्या है, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। इंसिडेंट हो गया, किसी तरह का इल हेल्थ हैपन हो गया, अदर अनवांटेड इवेंट, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, तो ये सभी क्या है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। और इसमें हाईलाइटेड एरिया ऑफ कंसर्न, थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग एंड मेजर फेल्योर। इसमें क्या होता है कि एरिया को हाईलाइट करना, क्या हैपन हुआ, फेलियर कितना हुआ, क्यों हुआ, यानी कि इसके बाद ये इनिशिएट करता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को। और ये टू मेथड है इसका, लेसन फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट यानी कि एन एक्सीडेंट, और डेटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड। यानी कि जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है तो आप किसी एक एक्सीडेंट से क्या लेसन लर्न किया उसको आप अगर करते हो तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट पे हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा एक्सीडेंट को एनालाइज करने के बाद हमको पता चलता है कि ये यानी कि वर्क एट हाइट का एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है या नियर मिस ज़्यादा, यानी क्या ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हम एनालाइज करते हैं, यानी कि एवरी 1000 पे एक एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस तरह का जो एनालिसिस है ना, तो ये जो ना रिएक्टिव मॉनिटरिंग 2 तरह से होता है, एक तो कोई स्पेसिफिक इवेंट पे और दूसरा जो है डेटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड। अब स्टैटिक्स क्या होता है, तो एक्सीडेंट में ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि सभी एक्सीडेंट, इंसिडेंट
और नियर मिस, ये सबको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके आपको बुक में रिकॉर्ड करना है, और इसमें आपको रिकॉर्ड करने के बाद उस स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो डेटा कलेक्टेड एंड रिपोर्टेड अबाउट, तो हर कंपनी में डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है और रिपोर्टेड किया जाता है। किसके बारे में, तो एक्सीडेंट्स के। डेंजरस ऑकरेंस, एक्सीडेंट आप समझते ही हैं, और डेंजरस ऑकरेंस जैसे कोई क्रेन कोलैप्स हो गया, इस तरह का, भले कुछ एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सभी या उसका सीलिंग टूट गया, कोई चेन टूट गया, नियर मिस जिसमें कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, इल हेल्थ केसेस, किसी को जैसे क्रोनिक डिजीज या लंग्स प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम इस तरह का हो गया, या वर्कर कंप्लेन किया कि यहाँ पे वर्किंग सिचुएशन अच्छा नहीं है, या किसी तरह कंप्लेन, ये सभी रिकॉर्ड किया जाता है। या इन्फोर्समेंट एक्शन, या गवर्नमेंट ने, वहाँ का जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है उसने कुछ लीगल एक्शन लिया किसी कंपनी के ऊपर, तो ये सभी चीज़ को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद एनालिसिस होती है उसकी। तो असिस्ट इन एनालिसिस, ये क्या होता है, ये एनालिसिस करने में हेल्प देता है ये सभी। और इससे क्या पाया जाता है, ट्रेंड, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ट्रेंड पाया जाता है कि एक्सीडेंट का रेट बढ़ रहा है, एक्सीडेंट का रेट घट रहा है, क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, यानी कि इससे हमको क्या है, एक पैटर्न मिलता है जिसमें हॉट स्पॉट को फाइंड आउट करके वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई मेजर ले सकते हैं। जैसे कि हमारा वर्क एट हाइट जो है एक मेजर एक्सीडेंट का कारण है, या पैटर्न जैसे कि इवरी जो है 1000 पे एक एक्सीडेंट हो रहा है, इस तरह का हम लोग पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। ये कब संभव है, जब आप डेटा कलेक्ट करोगे। ये सभी डेटा वर्क प्लेस पे कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद एनालिसिस करने के बाद ये सभी आपको वहाँ पे आप और उसका ट्रेंड, पैटर्न, ये सब आप फाइंड आउट करने में आप एबल हो। आइए जानते हैं एक्सीडेंट रेट क्या होता है। एक्सीडेंट रेट यानी कि एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट, AIR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यानी कि एक्सीडेंट पर 1000 वर्कर्स, अगर 1000 वर्कर्स पे कोई जो एक्सीडेंट होता है उसको हम लोग एक्सीडेंट रेट बोलते हैं। यानी कि AIR इज इक्वल टू, यानी कि एक्सीडेंट इंसिडेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इनटू 1000। यानी कि ये हमारा ऊपर जो है एक्सीडेंट, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एक किसी कोई खास पीरियड में लेते हैं और डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूज ऑफ स्टैटिक्स जो है कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे इसमें पोटेंशियल इश्यूज क्या क्या हैं, तो डेटा में भी मैनिपुलेटेड, यानी कि हो सकता है कि आप डेटा जो अपने रजिस्टर में आपने एंट्री की है कंपनी में मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कुछ उसमें से एक्सीडेंट हटा लिया जाए, कुछ उसमें फर्स्ट एड केस हटा लिया जाए, मतलब कि उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, तो एक्यूरेट वो जो है फिगर नहीं देता है। और इंसिडेंट में गो अनरिपोर्टेड होता क्या है, लोग डर से रिपोर्ट भी नहीं करते हैं वर्क प्लेस पे कि ये हमारी ही गलती है तो क्यों रिपोर्ट करना। तो इस तरह से अनरिपोर्टेड डेटा होने से भी जो स्टैटिक्स जो है वो क्लियर ट्रेंड और पैटर्न नहीं दे पाता है। सडन इंक्रीज इन रिपोर्टिंग, अगर आप सबको मोटिवेट कर लिया वर्क प्लेस पे कि नहीं रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, तो सडन क्या होता है, इंक्रीज होता है रिपोर्टिंग में, यानी कि फिर वो एक अलग स्टैटिक्स देता है। यानी कि सडन इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट कैन सजेस्ट ए डिक्रीज इन परफॉर्मेंस और कुड बी ड्यू टू इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग। तो इस तरह से जो है ये स्टैटिक्स में ये पोटेंशियल इश्यूज हैं सब। अब कुछ अदर रिएक्टिव मेजर्स ये हैं, जैसे इन्फोर्समेंट एक्शन, ये क्या है, रिएक्टिव मेजर है, और यानी कि कुछ रॉन्ग हो गया उसके बाद आप पे जो है एक्शन हुआ, तो ये क्या है, एक रिएक्टिव मेजर है। ऑफ्टन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्री टेंडर क्वालिफिकेशन। और सिविल क्लेम जो है, जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लेम कैन बी कैलकुलेटेड, मे बी अफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग कंपेन, डिससेटिस्फैक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो आप देख रहे हैं इन्फोर्समेंट एक्शन, सिविल क्लेम, जैसे कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई वर्कर जो है सिविल क्लेम करता है, तो ये जो है एक अदर रिएक्टिव मेजर। तो थैंक यू फ्रेंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के बारे में, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस आगे इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जब भी हमें समय मिलेगा
तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, और साथ में ये भी बताएं कि मेरा समझाने का तरीका कैसा है। धन्यवाद।